अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने अपने लेक्चर नंबर 10 का आगाज़ करना है और ये लेक्चर जो है हमारा फुली फोकस्ड है एफएससी पार्ट 2 के लिए। और उसकी हमें पता है कि हम पिछले 9 लेक्चर्स में एक्सरसाइज 4.4 और 4.5 कर चुके हैं। आज के हमने लेक्चर में आखिरी हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 4 का, जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 6 करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या, एक क्वेश्चन दिया होगा, उसमें उसने कहा होगा कि आप जॉइंट इक्वेशन फाइंड करके दें। हमेशा याद रखिएगा, जॉइंट इक्वेशन का मतलब होता है कि अगर उसने एक इक्वेशन दी हुई है तो उस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर है वो एक से ज़्यादा होगी, यानी स्केयर होगी। ठीक है, इसका मतलब है अगर किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की पावर एक से ज़्यादा हो, यानी 2 हो, तो वो बड़ी इक्वेशन होती है, यानी लार्ज इक्वेशन होती है। उस लार्ज इक्वेशन में से हमने दो छोटी इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है, देन उसके बाद हमने पूरा प्रोसीजर करना है। तो हमारे जो टॉपिक का नाम है वो है जी फाइंडिंग जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस व्हेन दे पास थ्रू इन ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। सवाल में एक लाइन गिवन होगी, उस लाइन को यूज़ करते हुए हमने दो छोटी इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है, और उसने एक स्पेशल कंडीशन दे दी है कि जो है लाइंस जो है वो ओरिजिन से पास कर रही होंगी, और क्या कहते हैं, और वो वहाँ पे, और वो जो लाइंस है एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होंगी। ये हमारे पास पहली स्लाइड आई है जी। ये क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन एक्स स्क्वायर माइनस 2 tan अल्फा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस सवाल में देखें, वो कहता है जॉइंट इक्वेशन फाइंड करके दें। अब ये जॉइंट इक्वेशन फाइंड करके दें तो देख, अगर ये जो उसने इक्वेशन लाइन गिवन दी हुई है, इसमें अगर हम देखें तो एक्स और वाई की जो हाईएस्ट पावर है वो स्केयर है, इसका मतलब है ये बड़ी इक्वेशन है। तो इस बड़ी इक्वेशन में से हमने दो छोटी इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है, लेकिन उसने एक स्पेशल कंडीशन भी दी है कि जो दो छोटी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे वो एक तो ओरिजिन से गुजर रही हूँ और दूसरा वो परपेंडिकुलर हूँ। इसका मतलब है अगर वो इक्वेशंस ओरिजिन से गुजर रही होंगी तो वहाँ पे जो सी है, यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो सी यूज़ होता है वो 0 होगा, और परपेंडिकुलर स्लोप कैसे फाइंड आउट होगी वो हम अगली स्लाइड में चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये लिख लिया जी, गिवन इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 डेल, ये गिवन लाइंस इन स्टेटमेंट इज, ये गिवन स्टेटमेंट दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 2 डेल्टा tan अल्फा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको मैंने, इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, और हमें पता है कि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अब वो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में कंपेयर करूंगा। कंपेयर कैसे करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो a किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। 2h को इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर करेंगे तो ये देखें एक्स वाई से कंपेयर होगा तो 2h किसके बराबर आ जाएगा, माइनस 2 tan अल्फा के। और वाई स्क्वायर से कंपेयर होगा तो b किसके बराबर आ जाएगा, माइनस 1 के। ये 2h है, हमें सिर्फ h की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो 2 से कट जाएगा, तो h किसके बराबर आ जाएगा, माइनस tan अल्फा के। इसका मतलब है हमने तीन चीज़ें फाइंड आउट कर ली, एक a फाइंड आउट कर लिया है, h फाइंड आउट कर लिया है, और b फाइंड आउट कर लिया है। a b h ये तीनों की वैल्यूज़ हमें आगे फार्मूलों में जो हमने दो फार्मूले लगाने हैं उसमें यूज़ होंगी, इसलिए हमने पहले ये जो है वैल्यूज़ हैं ये हमने फाइंड आउट कर लिया। क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, जो सवाल में उसने इक्वेशन दी हुई थी उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो लिखी, दोनों को कंपेयर कर लिया। कंपेयर कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कंपेयर करते हैं, तो ये इक्वेशन नंबर 2 में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है, इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो a इज इक्वल टू 1 हो गया। इसी तरह हमने h की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और b की वैल्यू भी। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जी मैंने लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 1, h इज इक्वल टू माइनस tan अल्फा, b इज इक्वल टू माइनस 1। ये पिछली स्लाइड में हमने जो a b और h की वैल्यू फाइंड आउट किया। यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि m1 m2 बी द स्लोप ऑफ द गिवन लाइंस।
हमने ये फोर्स कर लेते हैं कि हम अभी हमारे पास जो दो इक्वेशंस आएंगी उनकी जो दो स्लोप्स होंगी, उनमें पहली लाइन की स्लोप को हम m1 कह देते हैं, दूसरी लाइन की स्लोप को कह देते हैं m2। फिर मैंने दोबारा वही इक्वेशन नंबर 1 लिखी जो हमें इक्वेशन में गिवन थी। अब हमने इधर एक फार्मूला याद करना है कि m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h/b। -2h क्या है जी, h हमने ऊपर ये -tan अल्फा उसकी वैल्यू पुट की, b की जगह b की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास m1 प्लस m2 की वैल्यू आ गई -2tan अल्फा। इसी तरह m1 m2 की का फार्मूला क्या है, m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इज इक्वल टू a/b। a क्या है जी, 1 है, b आपके पास -1 है, 1 को -1 पे डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा। इसका मतलब है हमने दो डिफरेंट वैल्यूज़ निकालनी है, एक m1 प्लस m2 की और एक m1 m2 की। यानी ये दो m1 प्लस m2 का मतलब है दोनों लाइंस की स्लोप आपस में ऐड हो रही हैं तो निकल रहा है एक जवाब। m1 मल्टीप्लाई बाई m2 का मतलब है दोनों की स्लोप आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो जवाब निकल रहा है। नेक्स्ट स्लोप पे उसने बताया हुआ है कि जॉइंट इक्वेशन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अब उसने शुरू में ही बता दिया था कि जो उसने इक्वेशन एक गिवन दी हुई है सवाल में, ये जो है इससे हमने एक जॉइंट इक्वेशन निकालनी है, बट वो इक्वेशन जो हो वो ओरिजिन से गुजरी हो और वो परपेंडिकुलर भी हो। अगर वो ओरिजिन से गुजरी होगी तो वहाँ पे हमें पता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में c जो हो जाएगा 0 हो जाएगा और हम परपेंडिकुलर स्लोप यूज़ करेंगे y इज इक्वल टू -1/m1 x और इसी तरह y इज इक्वल टू -1/m2 x। ये m1 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा x प्लस m1y इज इक्वल टू 0, x प्लस m2y इज इक्वल टू 0। यानी हमने वो जो y इंटरसेप्ट फॉर्म थी उसमें m1 की जगह -1/m1 पुट किया है और इसी तरह m की जगह फिर हमने -1/m2 किया है। c 0 क्यों है, क्योंकि वो जो लाइंस हैं वो ओरिजिन से गुजर रही हैं। तो ये दो इक्वेशंस हमने फाइंड आउट कर ली हैं। तो ये जो दो इक्वेशंस हैं ये असल में बड़ी इक्वेशन से आई हैं, मतलब ये x स्क्वायर -2 tan अल्फा x y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इस बड़ी इक्वेशन से दो इक्वेशन फाइंड आउट हुई हैं। तो इसका मतलब है ये जो दोनों इक्वेशन है x प्लस m1 y इज इक्वल टू 0 और x प्लस m2 y इज इक्वल टू 0, ये जॉइंट इक्वेशंस हैं। ठीक है, अब ये जॉइंट इक्वेशंस हैं तो जॉइंट इक्वेशंस का मतलब होता है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो एक नई इक्वेशन ड्राइव करें। तो अब हम क्या करेंगे, ये नेक्स्ट स्लाइड में हमने दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि उसने लिखा होता है जॉइंट इक्वेशन फाइंड करें, यानी ये जो दो इक्वेशंस निकली हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो मैंने मल्टीप्लाई किया, देखें x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया, x को m2y से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया x m2y, ये x को m1y से मल्टीप्लाई किया तो x m1y और ये m1 को m2 से मल्टीप्लाई किया तो m1 m2 y ज़रा y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। देखें x स्क्वायर एज इट इज़, ये जो दो पेयर्स पड़े हुए हैं x m1y प्लस x m2y, इनमें से x y कॉमन लिया, पीछे क्या रह गया m1 प्लस m2 प्लस m1 m2 y स्क्वायर। मैंने m1 m2 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की जो पिछली स्लाइड में हमने फाइंड आउट की थी -2 tan अल्फा, और m1 m2 की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट की -1 जो हमने पिछली स्लाइड में फाइंड आउट की थी। तो अब हमने इसको सॉल्व किया, ये प्लस माइनस 2 tan अल्फा एक्स वाई आ गया प्लस माइनस वाई स्क्वायर ज़रा 1 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन आई है ये वो इक्वेशन आई है जो जॉइंट इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके आई है और इस इक्वेशन ने दो कंडीशंस को फुलफिल किया है। एक तो ये जो ऊपर वाली दो इक्वेशंस थी ये ओरिजिन से गुजर रही थी और ये परपेंडिकुलर भी थी, ठीक है। और ओरिजिन से जब भी कोई इक्वेशन गुजर रही होती है तो वहाँ पे y स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो हम c यूज़ करते हैं वो 0 हो जाता है और वो जो m होता है -1/m हो जाता है, क्योंकि दो इक्वेशंस थी इसलिए -1/m1 और -1/m2 दो इक्वेशंस के लिए हमने परपेंडिकुलर स्लोप यूज़ करके दो इक्वेशन फाइंड आउट की थी। उम्मीद है कि आपको ये जो लेक्चर है वो ज़रूर समझ में आया होगा, और कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।